गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ या इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। यह क्या है? भारत के संविधान पर दूसरे देशों के संविधान का बहुत प्रभाव पड़ा है। जर्मनी के वाइमर संविधान की तरह भारत के राष्ट्रपति को भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए बहुत सी आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं आपातकालीन शक्तियाँ? एक नंबर है राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या इनकी आशंका से उत्पन्न आपात स्थिति या नेशनल इमरजेंसी। यह क्या है? यदि राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, विदेशी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है, तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। सन 1978 में पारित 44 संशोधन के बाद अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि इस प्रकार की घोषणा मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित सिफारिश पर ही की जाएगी। राष्ट्रपति इस लिखित सिफारिश को दोबारा विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। अंत में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात स्वीकार करनी पड़ती है। राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान कर दी जानी चाहिए। दोनों सदन कहने का मतलब राज्यसभा, लोकसभा। यदि लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो राज्यसभा स्वीकृति प्रदान कर सकती है। जैसे ही लोकसभा का अधिवेशन आरंभ होता है तो 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। एक समय में यह घोषणा 6 महीने तक लागू हो जाती है। यदि संसद 6 महीने के पश्चात स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो घोषणा समाप्त हो जाएगी। 44 संशोधन द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप में घोषणा को समाप्त करने का नोटिस देते हैं तो इस पर विचार करने के लिए 14 दिन के अंदर लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो बच्चों, यह था नेशनल इमरजेंसी। अब दूसरा आगे है इसका उद्घोषणा का प्रभाव। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन। यह क्या है? राष्ट्रपति की इस आपातकालीन घोषणा का निम्न प्रकार से बहुत व्यापक प्रभाव होता है। क्या क्या प्रभाव होता है इस घोषणा से नेशनल इमरजेंसी के तहत? एक नंबर है, इस घोषणा से संपूर्ण देश का शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। दूसरा नंबर है, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तीसरा नंबर है, संघ सरकार किसी भी राज्य को आदेश दे सकती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे और राज्यपाल राष्ट्रपति की आज्ञा अनुसार कार्य करे। चौथा नंबर है, संविधान के 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार यथा विचार और भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी निवास का अधिकार, आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा आजीविका चलाने या व्यापार के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता। 5 नंबर है, राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि
किसी अन्य मौलिक अधिकार को अमल में लाने के लिए नागरिकों को न्यायालय में जाने से रोक सकता है। 6 नंबर है, वह संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता है। 7 नंबर है, इन सबका परिणाम यह होता है कि राज्यों की आंतरिक स्वायत्तता नष्ट हो जाती है और केंद्र सरकार का राज्यों की सरकारों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। देश में संघात्मक सरकार की जगह एकात्मक सरकार स्थापित हो जाती है। युद्ध संबंधी घोषणा पहली बार चीन के आक्रमण के बाद 26 अक्टूबर 1962 को लागू की गई थी। पाकिस्तान के 1965 के आक्रमण के कारण यह घोषणा समाप्त नहीं की जा सकी। 1967 के चुनाव के पश्चात 10 जनवरी 1968 को यह घोषणा समाप्त की गई। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण राष्ट्रपति को दोबारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अभी बाह्य संकट की घोषणा समाप्त नहीं हुई थी कि जून 1975 में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 1977 में लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी की सफलता के पश्चात दोनों तरह की आपातकालीन स्थितियों को 21 मार्च 1977 को समाप्त कर दिया गया। तो बच्चों, यह था आपका नेशनल इमरजेंसी के तहत उद्घोषणा का प्रभाव, जो उद्घोषणा का प्रभाव किया गया। उद्घोषणा जो प्रभावित हुआ किन किन चीज़ों के लिए, तो यह था। दूसरा नंबर है आपका, राज्यों में संवैधानिक सरकार की विफलता या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट, यह क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आती है और इनकी घोषणा के प्रभाव क्या क्या हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल द्वारा दी गई सूचना से अथवा किसी और सूत्र से यह विश्वास हो जाने पर कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है अथवा नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राष्ट्रपति की इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 मास के अंदर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा 2 मास के पश्चात यह समाप्त हो जाएगी। 44 संशोधन कानून में व्यवस्था की गई है कि ऐसी घोषणा 6 मास करके 1 वर्ष के लिए लागू की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष तक इस घोषणा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसमें चुनाव आयोग द्वारा चुनाव न करा पाने की स्थिति भी शामिल है। पंजाब में इसी कारण से राष्ट्रपति शासन चला आ रहा था। अब तक भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में लगभग 100 से अधिक बार संवैधानिक आपात स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो बच्चों, यह था राज्यों में संवैधानिक सरकार की विफलता, किन कारणों से सरकार को विफलता प्राप्त होती है। अब इसकी क्या उद्घोषणा है, घोषणा के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन, यह क्या है। 1 नंबर, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के प्रशासन को पूर्ण या आंशिक रूप से अपने हाथ में ले लेता है। राज्य का मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और राज्य के प्रशासनिक कार्यों को वह राज्यपाल या अन्य किसी अधिकारियों को सौंप सकता है। 2 नंबर है, राज्य की विधानसभा को भंग या स्थगित करके उसकी शक्तियां संसद को दे सकता है। 3 नंबर है, इस उद्घोषणा से राज्य के लिए कानून बनाने तथा बजट आदि पारित करने की शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, यह था आपका राज्यों में संवैधानिक सरकार की विफलता और उसमें उस घोषणा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आगे है आपका 3 नंबर है, वित्तीय आपात स्थिति, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यह क्या है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति अथवा साख को खतरा है, तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा भी
2 महीने के लिए होती है और इस अवधि में संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अरे पापा मत बजा। संसद की स्वीकृति मिल जाने पर यह घोषणा तब तक लागू रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति इसे दूसरी घोषणा द्वारा समाप्त नहीं कर देता। और इसका उद्घोषणा क्या है? आगे 1 नंबर है वित्तीय आपात की घोषणा के समय राष्ट्रपति राज्यों और संघ के सभी कर्मचारियों के लिए, जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है, वेतन तथा भत्ते कम कर सकते हैं। दूसरा नंबर है राज्यों के धन विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकते हैं। तीसरा नंबर है केंद्र तथा राज्यों की साख को दोबारा स्थापित करने के लिए अन्य आवश्यक कदम उठा सकते हैं। चौथा नंबर है राष्ट्रपति राज्यों को ऐसे आदेश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में वित्तीय साख बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। पांचवा नंबर है वह संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो बच्चों, आज आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ समाप्त होता है। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।